नमस्कार मित्रों, ईवीएस मूंग द्वारा संचालित एनवायरमेंटल साइंस और स्टडीज पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो ये क्वेश्चन पेपर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका एग्जामिनेशन जनवरी 2026 में हुआ था और इस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस भी इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग देखेंगे। और वो रेगुलर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हों या SOL NC वेब का स्टूडेंट हो, सबके लिए एक ही क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में, इसके थोड़े से सिलेबस के बारे में। तो ये जो कोर्स है वो एकेडमिक सेशन 2022 टू 23 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये इफेक्टिव होगा उसी समय से। टोटल 2 क्रेडिट का कोर्स है, जिसमें 1 क्रेडिट थ्योरी के लिए है और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल के लिए है। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। ये जो 2 क्रेडिट का कोर्स है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। टोटल 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में जो लेक्चर 1 क्रेडिट का है वो 40 मार्क्स का और सेम वही प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का। इसमें आउट ऑफ 40 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट का है, जो आपने क्लास में आपके क्लास टीचर देंगे। उसके बाद जो 40 मार्क्स प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट का है, ये भी इंटरनल में ही मिल जाएगा, जिसमें एक्सपेरिमेंट करवाएंगे टीचर और उसके मार्क्स देंगे। तो ये भी 40 मार्क्स वही मिलेगा, तो टोटल 80 मार्क्स हो गया। अब जो है मेन चीज कि भाई एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का अभी होगा, जो ये क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं वो 30 मार्क्स का होगा। वो सिर्फ 30 मार्क्स का होगा। ये होगा वैसे स्टूडेंट के लिए जो रेगुलर हैं, रिपीटर नहीं है। रिपीटर के लिए अलग पैटर्न है। रिपीटर के लिए फिर देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह का इंस्ट्रक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। अब हम बात करते हैं कि भाई इस कोर्स का नाम क्या है। तो इस कोर्स का नाम होगा एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2। सेकेंड ईयर वालों के लिए 2 है। यदि 1 होता इसका मतलब वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ कोर्स में AEC 2 होगा, ना कि AEC 1। तो यहाँ पर AEC 2 हम लिखेंगे। अभी हमने बताया जैसा कि टोटल क्रेडिट 2 है, जिसमें 1 क्रेडिट लेक्चर का है और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल का है। अब जब यहाँ से एक ब्रीफ आइडिया हो गया, तो अब हम सिलेबस देखते हैं कि इसमें कितने यूनिट्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपने पढ़ा होगा वो 3 यूनिट है। जो फर्स्ट यूनिट है सेकेंड ईयर के लिए, या इसको यूनिट 5 कहेंगे हम। ओवरऑल 7 यूनिट आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में 4 और सेकेंड ईयर में बाकी के 3 यूनिट, जो कि यहाँ पे है। तो इसमें ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसी, यानी वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और नीतियाँ, ये हमने पढ़ा है। कि इसमें ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन या एसिड रेन, अम्ल वर्षा। तो ये सारी चीज़ें यूनिट 5 में है। उसके बाद यूनिट 6 में देखोगे बायोडायवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता और उसका संरक्षण। यानी जितने तरह के भी जीव हैं या उनमें जितनी तरह की विविधता है, उनका संरक्षण कैसे करेंगे, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है और उसके संरक्षण के क्या क्या फायदे हैं। तो ये सारा चीज जो है वो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हमें पढ़ना था। दूसरा चीज जो है वो यूनिट 7 है। इसमें ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट, यानी मानव समुदाय और पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है। तो इसमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये बता रहा हूँ कि ज्यादातर जो पार्ट है वो इन दोनों यूनिट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट 5 और सेक्शन तो करना ही करना है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप यूनिट 5 और 6 तो करो ही करो। यूनिट 7 भी करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसमें से ऑलरेडी यूनिट 5 और यूनिट 6 के वीडियो अवेलेबल हैं, जो कि 50 से 60 मिनट का वीडियो है, दोनों का अलग अलग। यूनिट 7 का वीडियो अवेलेबल नहीं है, जिसको मैं जल्दी ही अभी अपलोड करूंगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को अब हम लोग देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर EVS का जो है वो जनवरी 26 में इसका एग्जामिनेशन हुआ था। तो सबसे पहले जो काम करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें सबसे पहला जो काम करना है वो चेक करना है
कि ये हमारे जो हमें एग्जामिनेशन देना है उसी सेमेस्टर में है, वो तो उसी सेमेस्टर का होना चाहिए। और क्वेश्चन पेपर का कोड क्या है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे फर्स्ट ईयर का मिल रहा है क्वेश्चन पेपर, कभी कभी गलती हो जाती है किसी से भी, तो इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ भाई ये थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, यदि आप थर्ड सेमेस्टर में हो। यदि फोर्थ में हो तो फोर्थ लिखा हुआ रहेगा, थर्ड में हो तो थर्ड लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद दूसरा काम करना है कि यदि ये सब कुछ ठीक है तो सबसे पहले अपना रोल नंबर लिख देना है यहाँ पर, और बाकी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 16 प्रिंटेड पेज, मतलब 16 पेज है टोटल इसमें। तो आप अपना पेज भी देख लो कि कितना है, कहीं 15 तो नहीं है, कहीं 14 तो नहीं है, तो इससे भी पता चल जाएगा। उसके बाद यूनिक पेपर कोड भी दिया हुआ रहता है, जो कि तुमने एग्जामिनेशन के टाइम में डाला भी होगा। तो ये 2181002001 है, टू तो लास्ट का 4 डिजिट आप देखोगे तो 2001 है। यदि ये फर्स्ट ईयर का रहता है तो उसका कोड 1001 होता है। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का है कोड ये। और सेमेस्टर देख लिया। नेम ऑफ पेपर, पेपर का नाम भी लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2, ये देखो 2 लिखा हुआ है। और कोर्स का नाम क्या है, तो AEC है कोर्स। पेपर तो आपका एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 है और कोर्स है AEC। तो इतना जानकारी तो बिल्कुल ही ले लेना है। यहाँ क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलता है वैसे ही 1 से 2 मिनट इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। अब उसके बाद जो बात है, वो जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये होगी कि यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन तो हमने पढ़ लिया। अब कह रहा है, अब जैसे मान लो कि आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आपने कभी आप पेपर कभी रिपीट नहीं किए, तो जो रेगुलर स्टूडेंट है ये सब कुछ है। यदि NC वेब के हो तो वो भी रेगुलर, लेकिन यदि रिपीटर हो, पहले कभी एग्जामिनेशन नहीं दिया या फेल हो गए या किसी कारण से तुम्हारे मार्क्स नहीं लगे, दोबारा एग्जाम दे रहे हो, तो वो रिपीटर वाले कैटेगरी में। तो यहाँ पे जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी है, इसका ध्यान रखो। कह रहा है कि फॉर स्टूडेंट ऑफ रेगुलर एंड SOL कोर्स एडमिशन 2024 एंड 2023, जिसने 2023 या 2024 में एडमिशन लिया है, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। ये पहला इंस्ट्रक्शन है। क्या है भाई, तो समय 1 आवर का है, मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स का, और सिर्फ ये कह रहा है कि अटेम्प्ट ओनली पार्ट ए, मतलब इस क्वेश्चन पेपर को कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ होगा, उसमें सिर्फ पार्ट ए करना है आपको, यदि आप रेगुलर हो तो। दूसरा जो बात है वो ये कह रहा है कि फॉर रिपीटर स्टूडेंट, यदि आप रिपीटर स्टूडेंट हैं और आपने एडमिशन 2023 में लिया, तब आपके लिए क्या है कि आपको ए और बी दोनों पार्ट करना है। पार्ट बी के लिए और पार्ट ए के लिए, दोनों के लिए कितना टाइम हो गया, 1 आवर 45 मिनट्स, और मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 50। यानी इसके लिए सेक्शन ए वाला जो पार्ट था, पार्ट ए था, और पार्ट बी का 20 मार्क्स। पार्ट ए जो है वो 30 मार्क्स का है, तो 30 और 20 कितने हो गए, 50 मार्क्स का हो जाएगा। जो थर्ड है कंडीशन, वो ये है कि रिपीटर स्टूडेंट है सिर्फ SOL के, यदि आप SOL के स्टूडेंट हैं तो, और आपने एडमिशन 22 में लिया है, तब आपके लिए टाइम जो है वो 2 आवर 30 मिनट्स का है, और मैक्सिमम मार्क्स 70 का हो गया। तो 70 का क्यों हो गया, क्योंकि इसमें C जो है पार्ट, उसका भी आंसर करना है, तो C का भी +20, तो टोटल 70 मार्क्स हो गया। लेकिन जो रेगुलर है, मैं फिर से बता रहा हूँ बार बार कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शन के बगैर कुछ भी करना स्टार्ट मत करो, लिखना स्टार्ट मत करो। पहले 1-2 मिनट पढ़ लो कि क्वेश्चन पेपर में क्या इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करो। तो जो रेगुलर है उनके लिए सिर्फ पार्ट ए करना है, और वो 30 मार्क्स का होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट पेज का जो ये मेन इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे ही इंस्ट्रक्शन में देखोगे महत्वपूर्ण निर्देश क्या लिखा हुआ है। पहला कि राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। जैसे ही ये प्रश्न पत्र आपको प्राप्त होता है, तुरंत अपना नाम और रोल नंबर लिख दें। वहां पे रोल नंबर लिख दें, नाम का जरूरत नहीं है, रोल नंबर के लिए है वहां पर स्पेस, तो वहां पर आप अपना रोल नंबर तुरंत लिख दें। साथ में ये भी कह रहा है कि अब बी वाला देखो, ये क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर एंड SOL कोर्सेस, यानी एडमिशन 2023 एंड 2023 3 एंड 4 शुड अटेम्प्ट ओनली पार्ट ए। ये कह रहा है सिर्फ पार्ट ए अटेम्प्ट करना है
जो रेगुलर या एसओएल के बच्चे हैं उनके लिए। देयर आर 5 क्वेश्चन इन पार्ट ए। पार्ट ए में कितना क्वेश्चन है? 5। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी, कंपल्सरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही करना है आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। यदि 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, यही कह रहा है ना कि देयर आर 5 क्वेश्चन इन पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 अटेम्प्ट ओनली 2। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपल्सरी है और प्लस जितने भी क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन और है, इन 4 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 का आंसर आपको करना है। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 3। इसका बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है पार्ट ए में, और बाकी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ो इसमें, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको बिना पढ़े हुए क्वेश्चन का आंसर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर मिले और बस आंसर राइटिंग स्टार्ट, ऐसा नहीं करना है। अब देखते हैं आगे क्या इंस्ट्रक्शन है। अब देखो, एक जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पर है कि आंसर में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। मतलब आंसर को जो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी माध्यम में आप लिख सकते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। लेकिन एक ही माध्यम में लिखना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पेपर को आपने हिंदी में लिख लिया, दूसरे क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में लिख लिया। तो ऐसी गलती मत करना। जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जिसमें तुमने प्रैक्टिस की है, तुमको लगता है कि इसमें बहुत अच्छा मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो वही काम करना है। इसका ध्यान रखना है। और जितना क्वेश्चन का आंसर कह रहा है लिखना, उतना ही करना है। अब जैसे देखो, अब यहाँ तक तो बात हो गया कि भाई किस मीडियम में हम क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो एक ही मीडियम यूज करना है, चाहे हिंदी या इंग्लिश। अब ये कह रहे हैं पार्ट ए। पार्ट ए में अभी हमने देखा कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं या एसओएल का स्टूडेंट हैं, जिनका फ्रेश एडमिशन है, रिपीटर नहीं है, उनके लिए पार्ट ए करना है। तो पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन कितना कह रहा था कि टोटल क्वेश्चन 5 है, एंड आउट ऑफ 5 यू हैव टू आंसर ओनली 3 क्वेश्चन, एंड आउट ऑफ विच क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसका आंसर लिखना ही लिखना है, उसको कुछ नहीं कर सकते तुम। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी, एंड ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, वो मिसप्रिंट है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, अटेम्प्ट एनी 2, मतलब प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। बाकी शेष 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी हम लोग उत्तर देते हैं इसका। तो देखो कि ये अभी हमने देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर में कि वहाँ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न 2 तरीके से था। क्या क्या था? एक फिल इन द ब्लैंक्स था, एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? एक्सपेंड करने का क्वेश्चन था कि भाई इस वर्ड को एक्सपेंड करो। 2 तरह का। यहाँ इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। अब इसको ध्यान देने वाली बात है। तो यही 4 तरह का पैटर्न रिपीट होगा, आपको ध्यान रखना है, चाहे जिस तरह का भी क्वेश्चन हो। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं कि ज्यादातर बच्चे जिन्होंने पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 किया है उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। लेकिन पार्ट ए में यदि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंडेटरी क्वेश्चन है, इसको यदि आपने नहीं किया है तो उसके मार्क्स कम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करना जरूरी है, और ये तभी है जब आपने ढंग से प्रैक्टिस किया हो। अब क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन किस तरह है कि मैच द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित का मिलान करें। यानी ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स है या जो एक्सपेंड करना है वो नहीं है। ये कह रहे हैं मिलान करना है। यानी यदि आपने, जैसे मान लो इसी में रहता कि इसको एक्सपेंड करें, तो आपको फुल फॉर्म लिखना रहता कि CITES का क्या है फुल फॉर्म, ये कर देते। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उसके बारे में आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए कि ये है क्या। तो यहाँ पर ये है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। अब ये कह रहा है CITES, मतलब ये है क्या CITES। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये किस तरह का सम्मेलन है? ये साफ कह रहा है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार किससे संबंधित है? ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब ऐसे स्पीशीज जो संकटग्रस्त हैं, उनसे संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है।
तो इस तरह के सम्मेलन में क्या बात होगा, वैसे जीव जंतु जो कि एंडेंजर्ड है या जो संकटग्रस्त है उनके बचाने या उनके इलीगल ट्रेड जो है उसके बारे में बातचीत होती है, उसको रोकथाम किया जा सके, उसको बचाया जा सके। तो यहाँ पर अब तुम देखोगे कि फर्स्ट का इंफॉर्मेशन इनमें कहाँ है, ए बी सी डी ई, टोटल 5 है, तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 5 में इसमें मिलान करोगे तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इसमें मिलान करने का जरूरत नहीं है कि आप ऐसे करो आड़े तिरछे ये ऐसे लकीर खींचते रहो, इसको ऐसे मिलान करो, ऐसे नहीं करो, तुमको ऐसे करने का जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा और हर एक को लिखने का। तो आप क्या करो कि आप ये करो कि फर्स्ट, अब यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट का आंसर लिख रहे हो कौन, ए, ऐसे करके लिखो ऐसे, और यहाँ पे लिखो आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए का आपने आंसर दिया है और आप पहले का लिख रहे हो, मतलब CITES, ये लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, और उसके बाद यहाँ से सीधा लिख दो ऐसे कि इसका आंसर कौन है, तो इसका आंसर बी है, यानी ये है। क्यों ये है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि CITES है क्या, तो इसमें ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंट्रोलिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अभी तो कहा इसने कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो इसका आंसर बी होगा, तो यहाँ पे हम इसका आंसर बी लिख देंगे। उसी तरह से कह रहा है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, ये एक तरह का कोर्ट है, और इस कोर्ट का क्या काम होता है, तो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किसी भी केस को ये डिस्पोज करेगा, उसकी हियरिंग करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कहीं पर, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए में जुडिशियल बॉडी, ए में यहाँ पे ऑप्शन है, इसका आंसर ए हो जाएगा, जुडिशियल बॉडी दैट डील्स विथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केसेस, ये इंडिया का है NGT, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तो इसका आंसर हम ए लिखेंगे। तो इन दोनों का आंसर तो चलो इसी पेज में हो गया, तो यानी 3, 4, 5 का आंसर जो है 3, 4, 3 का, 4 का और 5 का इसी में होगा, तो इसको भी मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे NGC है, तो NGC का फुल फॉर्म मान लो किसी का नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसका दूसरा मेथड होता है कि इसको एक्सक्लूड करो, यानी तुम देख सकते हो कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण या उनसे रिलेटेड जितने भी तरह के जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए ये है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ सी, ये है प्रोवाइड गाइडेंस एंड एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज ग्लोबली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा IUCN का सी, तो इसका आंसर हम सी लिख देंगे। अब मान लो कि हमें 3 का नहीं पता है, कोई बात नहीं, अब तो 2 ही बचा, तो हम 5th का देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या इसी को अर्थ समिट कहते हैं, 1992 में हुआ था। तो ये नाम से ही क्लियर है कि यूनाइटेड नेशन तो है ही लिखा हुआ, साथ में ये भी कह रहा है ये संस्था है, लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी पर्यावरण और विकास, इन दोनों मुद्दों को संतुलित करने के बारे में ये बात करेगा। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर अब हम देखेंगे इसमें, देखो अभी मैंने बताया कि इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा, 5th का आंसर हो जाएगा डी, अर्थ समिट, ये 5th का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली 3rd का आंसर क्या हो गया, 3rd का आंसर हो गया इको क्लब प्रोग्राम। तो NGC एक्चुअली नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का, और ये प्रोग्राम ये है कि पूरे कंट्री में इको क्लब स्कूल में कॉलेज में इको क्लब प्रोग्राम चलाने के लिए वहाँ इको क्लब सेटअप करना था, तो इससे बच्चों में या जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में ये जागरूकता हो कि भाई पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित करना है, तो ये NGC प्रोग्राम है। तो NGC का काम यहाँ भी क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि इन सब का आंसर हमने कैसे लिखना है, तो सिर्फ इस तरह से तुम मिलान कर सकते हो, लेकिन मिलान करना मुश्किल है, बेहतर है जैसा अभी मैंने बताया आंसर लिखने के लिए वैसे ही करो। अब हम करते हैं बी, तो बी में क्या है, ट्रू या फॉल्स लिखना है, तो बी का भी इसी तरह से करेंगे, जैसे क्या करना है यहाँ पे, कैसे लिखोगे बी का, तो बी का लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, 1 का कौन सा लिख रहे हो, बी, उसके बाद तब यहाँ से ऐसे आंसर लिख दो, इसमें क्लियर है मैसेज कि क्वेश्चन नंबर 1 का तुमने
बी कर रहा है, पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 1 तो अंडरस्टूड है कि ये पार्ट ए है, फिर पार्ट ए भी लिख सकते हो ऊपर में, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद यहाँ से क्या करो, ऐसे कर दो ए बी सी और इसके आगे आंसर लिखते चले जाओ। क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो ये क्या कह रहा है, इसमें अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि सही या गलत लिखें, या तो सही है या तो गलत है। तो इसमें सिर्फ इस तरह से आंसर लिखना है, ट्रू या फॉल्स, दोनों में से कोई जो भी होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे जो हिंदी वाले होते हैं, कोई हाँ लिख देते हैं, कोई न लिख देते हैं, कोई नहीं लिख देता है। तो इस तरह से नहीं करना है, जो ये कह रहा है वही करना है। यदि हिंदी के हो, हिंदी में लिखना है तो वहां लिखोगे सही, यदि सही है तो। यदि वो स्टेटमेंट गलत है तो वहां पे गलत लिखोगे। इस तरह से आपको काम करना है। अपने मन से हाँ या ना या हाँ या नहीं, इस तरह से कुछ भी नहीं लिखना है। जैसा इंस्ट्रक्शन है वही फॉलो करना है अच्छे मार्क्स के लिए। तो इसमें ट्रू या फॉल्स करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला को देखते हैं हम लोग, इसका आंसर भी देख लेते हैं कि विश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान के विश्नोई कम्युनिटी होते हैं, विश्नोई कम्युनिटी जो है वो राजस्थान के रहने वाले हैं। known for its deep reverence for the wildlife and has historically protected animal and trees। इसको हिंदी में भी जरा देख लेते हैं हम लोग, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है उनके लिए, कि भाई राजस्थान का विश्नोई समुदाय वन्य जीवों के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा के लिए जाना जाता है और ऐतिहासिक रूप से पशुओं और पेड़ों की रक्षा करता है। तो बिल्कुल ये बात सही है। क्यों बिल्कुल सही है? क्योंकि विश्नोई कम्युनिटी सच में राजस्थान के हैं, और इसी में जो एक मेन जो फेमस हैं, उनका नाम था लीडर, उनका नाम था अमृता देवी विश्नोई। तो बहुत पहले का ये है, 70-30 के बीच का है, जो है विश्नोई मूवमेंट वहाँ पे हुआ था राजस्थान में। और उनका मेन काम यही है कि उनकी श्रद्धा जो है वो है वन्य जीवों के प्रति, और पेड़ पौधों की रक्षा ये करते हैं। तो ये सही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ट्रू, ऐसे करेंगे ट्रू। दूसरा क्या कह रहा है, बी, वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम, मतलब गिद्धों के संरक्षण के लिए इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। ये बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, आप देखना, इससे रिलेटेड वीडियो भी अवेलेबल है। इन सीटू कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन का मैंने जैसा पहले भी बताया था इसके पहले वाले में कि दो मेथड है कंजर्वेशन के, एक एक्स सीटू या बाह्य स्थल संरक्षण, और दूसरा है इन सीटू या अंतःस्थल संरक्षण। मतलब उसके प्राकृतिक आवास में यदि हम संरक्षण दे रहे हैं तब उनको हम इन सीटू या अंतःस्थल संरक्षण कहते हैं। यदि प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाके कर रहे हैं, जैसे लेबोरेटरी में या कहीं जू में, चिड़ियाघर में, तो इस तरह की जगह पे यदि आप ले जाते हैं किसी जानवर को उसके प्राकृतिक आवास से हटा करके, तो उस तरह का संरक्षण एक सीटू संरक्षण कहलाता है या बाह्य स्थल संरक्षण कहलाता है हिंदी में। तो इसको ध्यान रखना है। तो इसमें क्लियर हो गया कि भाई गिद्ध जो है वो तो गिद्ध उड़ता रहता है या इधर उधर रहेगा, तो वहीं पर उसको संरक्षित करना बहुत मुश्किल काम है। तो जैसे वल्चर का यदि पॉपुलेशन घट रहा है, चूंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसके नंबर काफी घट गए हैं, तो इसके संरक्षण के लिए एक ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया गया, और उसके लिए एक जगह है पिंजौर में, वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम। वहां पर इसकी ब्रीडिंग कराई जाती है, इसका प्रजनन कराया जाता है, और जब इसके नंबर बढ़ जाते हैं तो उनको प्राकृतिक आवास में इनको छोड़ दिया जाता है। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम जो होता है वो हमेशा एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड के थ्रू होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये फॉल्स है, यानी वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो एक्स सीटू प्रोग्राम नहीं है, एक्स सीटू प्रोग्राम, सॉरी, इन सीटू प्रोग्राम नहीं है। ये कह रहे हैं कि इन सीटू प्रोग्राम है, तो नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। वल्चर ब्रीडिंग को हम लोग एक्स सीटू प्रोग्राम में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब सी को देखते हैं हम लोग। सी में क्या कह रहे हैं कि इंडिकेटर स्पीशीज, नाम से क्लियर है किसी के बारे में इंडिकेट कर रहा होगा, आर ऑर्गेनिजम्स हुज प्रेजेंस, अब्सेंस और पॉपुलेशन चेंज रिफ्लेक्ट द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पार्टिकुलर हैबिटेट। यदि हिंदी में देखें तो क्या कह रहे हैं कि ये इंडिकेटर स्पीशीज हैं, संकेतक प्रजाति कहते हैं इनको। तो ये वैसे जीव हैं जो जिनकी उपस्थिति ये बताती है कि वहां पर जो प्लांट या एनिमल है उसका हेल्थ कैसा है, यानी उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति
जनसंख्या परिवर्तन किसी विशेष आवास के पारिस्थितिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब इंडिकेटर स्पीशीज जो होगा वो बताएगा कि उस इकोसिस्टम का हेल्थ कैसा है, वहाँ के एनिमल्स कैसे हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो टाइगर है, यदि टाइगर बिल्कुल दुबला पतला है वो, और वो बहुत कमजोर दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम क्या समझ सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि उसको ठीक ठाक से उसके शिकार नहीं मिल रहे। तो जब शिकार नहीं मिलने का ये भी कारण हो सकता है हर्बीवोर्स भी वहां ना हो या कम हो। तो हर्बीवोर्स कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको ग्रास नहीं मिल रहा है, हर्ब्स नहीं मिल रहा है, उसको खाना पीना नहीं मिल रहा है ढंग से। तो इस तरह से किसी भी इकोसिस्टम के हेल्थ का के बारे में जो बताता है, जिसको देख के आपको लगता है, उस तरह के स्पीशीज को हम इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। तो इंडिकेटर स्पीशीज में जैसे लाइकेन है, यदि एक बात करें तो लाइकेन जो होता है उसको देखना कि क्या होता है लाइकेन। वो जो है उसको कहते हैं कि वो एयर पोल्यूशन से सेंसिटिव है, तो एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में उसको यूज करते हैं हम लाइकेन को। तो ये क्या कह रहा है कि इंडिकेटर स्पीशीज आर ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रेजेंस और एब्सेंस पॉपुलेशन चेंज रिफ्लेक्ट द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ पार्टिकुलर हैबिटेट। तो ये क्या हो गया, बात सही है कि हाँ भाई ये जो इंडिकेटर स्पीशीज हैं ये बताते हैं, तो इसको भी ट्रू कहेंगे, ये सत्य है, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। डी क्या कह रहा है कि चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रिवेंट द कंजर्वेशन ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन वेस्टर्न घाट। अब पहले ये समझना है कि चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था। तो चिपको मूवमेंट हुआ था कहाँ, उत्तराखंड में। पहले उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड में हुआ था। तो ये वेस्टर्न घाट ये कह रहा है कि ये लॉन्च किया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के कंस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन ये कह रहा है वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट उत्तराखंड में नहीं है। जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो इसको मैप को ऐसे आप थोड़ा सा समझो, आपको याद होगा कि इंडिया का मैप यदि साउथ के तरफ देखोगे तो इस तरह से हो जाता है, यहाँ पर श्रीलंका है। तो ये वाला एरिया जो है गुजरात से के बाद वाला एरिया केरल तमिलनाडु तक, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। जबकि ये उत्तराखंड है, ये हिमालय साइड का नेपाल से सटा हुआ एरिया, तो ये उत्तराखंड है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू और फॉल्स में इसी तरह से पढ़ के समझ करके करना है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पेपर मिले और अपनी मर्जी से कुछ भी, लेकिन करो जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, आप ट्रू फॉल्स जरूर लिखो, बशर्ते आप थोड़ा बहुत भी लगता है आपको कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो जरूर लिखना है। इसमें आपका मार्क्स तो कटना नहीं है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और यदि नहीं लिखोगे तो वो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हमने अभी देख लिया ट्रू और फॉल्स का। अब एक और है इसमें क्वेश्चन बचा हुआ, वो है ई। ई क्या कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो हमने पढ़ा है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज में कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैस को मिनिमाइज करने से रिलेटेड है। तो अब ये क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल रिक्वायर ऑल कंट्री इंक्लूडिंग डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशंस टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन बाय द सेम अमाउंट। लेकिन नहीं, सेम अमाउंट नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होना चाहिए आपको, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में ज्यादा पढ़ा हुआ होना चाहिए, या आपने पढ़ा भी होगा। तो इसमें क्या है कि इंक्लूडिंग डेवलपिंग नेशन, तो वहाँ कई कैटेगरी बनाया गया है ना, एनेक्सर बनाया गया है कि किस में कौन से कंट्री होंगे, डेवलपिंग, डेवलप्ड या पुअरली डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग अलग है अमाउंट कि कितना वो इमिशन रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैस का। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सेम अमाउंट। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स। ये ट्रू नहीं है, क्योंकि सेम अमाउंट रिड्यूस नहीं करना है हर किसी को। मान लो कोई गरीब कंट्री है, कोई अमीर कंट्री है, कोई किसी ने सबसे ज्यादा अभी तक जो है वो ग्रीन हाउस गैस इमिट किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अभी तक हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंडेटरी था, इसमें टोटल 2 पार्ट में क्वेश्चन था, एक ए और दूसरा बी। ए में 5 क्वेश्चन और बी में भी 5 क्वेश्चन, और इन सब का आंसर आपने कर लिया। तो यदि मैंडेटरी जो क्वेश्चन था उसका आंसर लिख लिया, तो अब क्या बच गया, अब जो बच गया वो बाकी आउट ऑफ 4 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ओनली 2। तो
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको सिर्फ हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ट्रू फॉल्स का है या जो भी एक्सपेंड करने का क्वेश्चन है या स्टेटमेंट को देखने का क्वेश्चन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन का, वो हमने कर लिया है। तो अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है वो भी आपको मैंने बता दिया आंसर राइटिंग में। तो जैसे मान लो 2 का आंसर लिखना है तो यहाँ पे ऐसे ही करोगे, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद इसका कौन सा, तो इसमें ए का, ये भी 3 में पार्ट में बटा हुआ है, देखो ए बी सी, तो हमने ए का आंसर लिखना है तो यहाँ पे ऐसे आंसर कर दिया और उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन टाइम है, टाइम 1 आवर का दे रखा है। तो जिसमें वर्ड लिमिट नहीं होता, सिर्फ टाइम है, वहाँ पे अपने दिमाग से खुद से प्लान करके, खुद से सोच करके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देना है आंसर में, बहुत ज़्यादा नहीं लंबा करना है, बहुत ज़्यादा वर्ड उसमें इंसर्ट नहीं करना है, तो कम शब्दों में अच्छा आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि काउज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो भाई जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं, इसका आंसर यहाँ पे लिख देना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो 5 मार्क्स में आप 3 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। दूसरा है सैक्रेड ग्रुप्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, यानी पवित्र उपवन किसको कहते हैं डिफाइन कर दो और उसके क्या महत्व हैं पर्यावरण के संरक्षण में या जैव विविधता के संरक्षण में, उसका क्या महत्व है, ये हो जाएगा। तीसरा जो है, लेकिन ध्यान रखो इसमें से सिर्फ 2 का आंसर करना है, ऐसा नहीं कि तीनों का तुमको करना है। तो पहले देख लो कि 3 में से 2 कौन सा हम कर सकते हैं और उसका आंसर लिखना शुरू कर दो, लेकिन पहले देख लो रोल प्लेड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल इश्यूज। तो अभी हमने देखा था, बताया भी कि एनजीटी जो है वो क्या है, एक तरह का इंडिया में कोर्ट है एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड, तो उसके केस को ये डिस्पोज करता है। तो एनजीटी के बारे में 2-4 लाइन लिख लो, 3 पॉइंट कम से कम की इट वाज फर्स्ट व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010, और जब भी हो, एंड मेन फंक्शन ऑफ दिस एनजीटी इज, क्या है इसका मुख्य कार्य क्या है वो आपको लिख देना है कि एनवायरमेंटल इश्यूज या पर्यावरण से संबंधित जो भी केस है उसका डिस्पोजल जो है उसके बारे में जजमेंट ये देता है, और इसके लिए टाइम फ्रेम भी है कि विद इन 6 मंथ करना ही करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता का क्या महत्व है हमारे लिए, हमारे और आपके लिए, ह्यूमंस के लिए। एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल देना है। हाउ ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द वेराइटी ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, तो ये आपको जैव विविधता से संबंधित प्रश्न है कि जैव विविधता का क्या हमारे लिए महत्व है। कम से कम 4 उदाहरण देना है आपको और ये बताना है कि हमें कैसे फायदा होता है। तो जितने भी तरह के प्लांट्स या एनिमल स्पीसीज है उससे हमें जितना फायदा होता है वो सब जैव विविधता के फायदे में आ जाएगा। तो 4 उदाहरण देना है, जैसे चाहे वो स्पाइस हो, फूड हो, फोडर हो, मेडिसिन हो, ये सब हम लोग जंगल से प्राप्त करते हैं, पेड़ों से प्राप्त करते हैं। साथ में जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी हम बर्ड वॉचिंग भी करते हैं, उनके स्किन का या उनके टस्क का, आपको पता है उनके बोन का कई तरह का मेडिसिनल यूज भी है, उनकी पूजा भी हम करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे इनके बेनिफिट हैं अनलिमिटेड, जो कि आप आंसर, लेकिन ये 4 ही कह रहे हैं तो 4 उदाहरण दे करके आप लिख सकते हो। बी बी कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडेमिक स्पीशीज और इन्वेसिव स्पीशीज, बस दोनों के बीच में अंतर लिखना है। तो अंतर लिखने वाले में क्या करोगे कि दो कॉलम ऐसे बना लोगे और इसी में एक में लिख दोगे एंडेमिक स्पीशीज और दूसरे में इन्वेसिव स्पीशीज, ऐसे करके। इन्वेसिव स्पीशीज को हिंदी में कहते हैं आक्रामक प्रजाति और स्थानीय प्रजाति कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज को। तो एंडेमिक स्पीशीज का मतलब है कि वैसा स्पीशीज जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर प्लेस पर ही पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता, तो उस तरह के स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। और वैसे स्पीशीज जो किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे जगह से आकर के हमारे यहाँ आ गया है, चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो या प्लांट स्पीशीज हो, तो उस तरह के स्पीशीज को हम क्या क्या कहते हैं, इन्वेसिव स्पीशीज कहते हैं, आक्रामक प्रजाति। तो आक्रामक प्रजाति किसी और प्रजाति को ग्रो नहीं करने देता है वहां पर आसपास में, और इनका काफी जो है वो एडवर्स इफेक्ट भी है लोकल एनवायरनमेंट पे। तो इन दोनों के बीच में यही 3 से 5 कम से कम डिफरेंस लिख देना है। यदि कहीं कोई दिक्कत होता है, लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 यूनिट बायोडाइवर्सिटी और
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज के 4 से 5 वीडियो पड़े हुए हैं छोटे छोटे, उसको आप देख लो, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर नहीं लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि डिस्कस साइटिंग एग्जाम्पल ऑफ एनी एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। मतलब भारत में पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें से किसी एक का आपको उदाहरण देते हुए उसके बारे में लिखना है, चाहे वो चिपको मूवमेंट हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो कि डैम या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो इस तरह के मूवमेंट जो भी हैं उनके बारे में लिखना है और वर्णन करना है। चूंकि ये 10 मार्क्स का है तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा, एटलीस्ट 500 वर्ड में लिखो, 300 to 500 वर्ड्स में ये होना चाहिए। चूंकि टाइम लिमिट है, वर्ड लिमिट नहीं है, तो आप ये भी देखना है कि 1 आवर में हमारा तीनों क्वेश्चन का आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 भी जो कि मैंडेटरी है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में से कोई 2 क्वेश्चन। तो बहुत आसान है। इससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो 15 मिनट्स का बनाया हुआ है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड, देखना समझना। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एड्रेसिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंज। यानी पर्यावरण की के बारे में जितनी भी पर्यावरण की चुनौतियां हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू से क्वेश्चन है। ये बिल्कुल बुक स्टाइल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा खुद से समझना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या प्रयास क्या क्या किया गया है, तो इसमें ये कह रहा है जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उनके बारे में लिखने को कह रहा है। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या क्या है भाई, तभी तो पता चलेगा ये अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या प्रयास हुए हैं। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो क्या क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बात समझ में आ रहा है ना। ये सारा जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है। रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड से रिलेटेड है, वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो इसमें ये दिखा रहा है कि आप एक ओवरव्यू दीजिए जिसमें बड़े बड़े जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुए हैं उनका क्या महत्व है पर्यावरण के संरक्षण में, चाहे वो एयर का हो, वाटर का हो, वेटलैंड से रिलेटेड हो, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, तो इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अभी तक जो हमने देखा, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, जिन्होंने रिपीट नहीं करना है, उनके लिए क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए, कौन सा पार्ट ए मैंडेटरी है। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है और बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं बचा हुआ उसमें से 2 का आंसर करना है तुमको सिर्फ। ये मैं बार बार बोल रहा हूं इसीलिए कि समझ में आ जाए बिल्कुल। अब पार्ट बी है तो पार्ट बी का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। जो जैसे रिपीटर स्टूडेंट है तो वो पार्ट बी को पढ़ेगा और इसका आंसर भी करेगा। इसमें भी कुछ है नहीं क्वेश्चन, इसको रीड करना है। अब ये कह रहा है कि ये संरक्षित क्षेत्र हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क का नाम लिखा हुआ है। इस नेशनल पार्क को ये बताना है, इनके सामने सामने जो है वो ये लिख दिया है कि इसमें कौन से एनिमल का संरक्षण किया जाता है, किसका कंजर्वेशन हो रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये कहाँ, अब इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछेगा वो देखेंगे, हम एक बार देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या सुंदरवन नेशनल पार्क। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है ये वो पहले हम देखते हैं। ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन द टेबल आंसर द फॉलोइंग। उस टेबल के बेसिस पर, उसके आधार पे आपको उत्तर देना है। उस तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि आइडेंटिफाई द कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। मतलब बताना है कि वो एनिमल इन सीटू कंजर्वेशन मेथड या एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है। तो नेशनल पार्क हमेशा इन सीटू कंजर्वेशन होता है, ध्यान रखना। नेशनल पार्क, बायो रिजर्व जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन है। ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में मिल जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके उसका आंसर, बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उतना हम नहीं करते। कहीं कोई प्रश्न होता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन। अब ये भी कह रहा है कि आप फ्रॉम द प्रोटेक्टेड टेबल चूज एनी 3 एंड राइट डाउन द इंडियन स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। मान लो कि जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो वो कहाँ लोकेटेड है, कौन से स्टेट में है। तो भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है।
तो इस तरह से किसी 3 के बारे में लिखना है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो गिर गुजरात में है। इसी तरह से ये लिखना है, इसमें जो कह रहा है वो इसको देखना है, पढ़ना है ध्यान से और उसका आंसर लिखना है। एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अभी भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, बैटरी से जो चलती है गाड़ियां, तो उनके बारे में कितना आप जानते हो मैक्सिमम, वो 10 मार्क्स में लिखना है। इसके पर्यावरण से संबंधित क्या क्या महत्व है, यही कह रहा है। तो एक ये पैराग्राफ है, अनुच्छेद है हिंदी में, इसको पहले पढ़ना है, ये कह रहा है पढ़ें, और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो इसमें यही पढ़ रहा है कि दुनिया भर में के शहर वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयास के तहत इलेक्ट्रिक वाहन शहरी गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या कह रहे हैं जरा एक बार देखते हैं कि व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है पारंपरिक वाहनों की तुलना में, जो डीजल और पेट्रोल से वाहन चलते हैं उनकी तुलना में, इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाला बैटरी ऑपरेटेड का क्या मुख्य लाभ है। तो इसके बारे में लिख सकते हो, तुम लाभ जानते हो तो, कि भाई जो पेट्रोल और डीजल से चलेंगे उनसे ज्यादा पोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से कम होगा, न के बराबर करीब करीब होगा, और भी कई डिफरेंस होगा। लेकिन चूंकि 2 मार्क्स का है तो इसमें सिर्फ एक लाइन में तुम आंसर लिख सकते हो, 1 से 2 लाइन मैक्सिमम 2 मार्क्स वाले में। लिस्ट एनी 2 मेजर्स गवर्नमेंट हैव टेकन टू प्रमोट ईवी, यानी सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रमोशन के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पॉलिसी बनाया है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 2 मार्क्स का है मैंने बताया, 1 to 2 पॉइंट मैक्सिमम में लिखना है। क्या बढ़ावा दे रही है, तो बढ़ावा ये दे रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यदि खरीदेंगे तो गवर्नमेंट जो है वहां पर आपको जितना प्राइस है उससे 10,000 रुपया वो माफ कर देगी। इस तरह का इंसेंटिव दे रही है। जिस तरह का व्हीकल आप खरीदो, बाइक खरीद रहे हो, स्कूटी खरीद रहे हो, उसमें 10,000 गवर्नमेंट की पॉलिसी है। यदि आपने 4 व्हीलर खरीदना है, 3 व्हीलर खरीदना है, तो उसमें अकॉर्डिंगली जो है वो गवर्नमेंट छूट देती है। तो इस तरह का पॉलिसी करके गवर्नमेंट जो है वो बढ़ावा देती है ताकि प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम किया जा सके, पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम किया जा सके। साथ में सी क्वेश्चन है, कह रहा है आइडेंटिफाई 2 चैलेंज एसोसिएटेड विद द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या क्या मुख्य चैलेंजेस क्या क्या हैं इस दिशा में, तो इसमें लिख देंगे कि लोगों में जागरूकता कम है। दूसरी बात कि ये चूंकि बैटरी ऑपरेटेड है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वेस्ट हो जाएगा, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तीसरा ये हो जाए कि हर जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं है। बैटरी ऑपरेटेड में तो यही है ना, पेट्रोल पंप और डीजल पंप तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह आपको डीजल पेट्रोल मिल जाएगा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के डिफरेंस पर, लेकिन चार्जिंग पॉइंट नहीं है अवेलेबल। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या है। तो 3 मार्क्स का है तो यहाँ पे 2 to 3 पॉइंट्स लिख दो। तो इस तरह से अब ये भी कह रहा है कि एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में इसको समझाना है कि वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर फॉर अर्बन मोबिलिटी। भविष्य के लिए शहरों में इसके शहरी गतिशीलता के लिए क्यों जरूरी है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है तुम अपने शब्द में लिख सकते हो, इसके जो फायदे अभी हमने गिनाए, हम लोग बात किए। तो ये है क्वेश्चन पेपर का, इसका आंसर कैसे करोगे वो है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि ये सिटी इन इंडिया इज फेसिंग मल्टीपल एनवायरमेंटल एंड सोशल चैलेंजेज। कह रहा है कि शहर जो है मुख्य रूप से कई तरह का उसको पर्यावरण से संबंधित चैलेंजेज है, वहां पर कठिनाई है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन है, स्वास्थ्य से संबंधित है समस्या। तो इसमें आपको बताना है कि यू हैव आस्क्ड टू डिजाइन ए स्ट्रेटजी टू एड्रेस दीज इश्यूज। आप मान लिया जाए कि किसी तरह के जो है निर्णायक मंडल में है आप जो है, और वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, अभी इसको हिंदी में भी देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि भारत का एक शहर वायु प्रदूषण, जल संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुंच और अनेक पर्यावरण और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो आप एक योजनाकार हैं, मान लिया जाए, आपको ये बता रहा है कि आप एक योजनाकार हैं, और उस योजनाकार के रूप में आपको सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार से इन मुद्दों को समाधान करने के लिए आपको एक रणनीति बनाना है। तो आप कैसे रणनीति बनाओगे उसके बारे में। तो ये बिल्कुल बुक लाइन क्वेश्चन नहीं है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है, ये खुद से समझना होगा और खुद से लिखना होगा। लेकिन ये रिपीटर वालों के लिए है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या पता ये पार्ट ए में भी दे दे क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर कुछ नहीं कह सकते।
तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो कि आइडेंटिफाई 3 रेलिवेंट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है कितने हैं। उस आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से आपको 3 का नाम बताना है, लिखना है यहाँ, और वो क्यों जो है यहाँ पर प्रासंगिक है, क्यों रेलिवेंट है यहाँ पर, ये बताना है तुमको। जैसे मान लो क्लाइमेट एक्शन, तो उसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से 3 कम से कम नाम बताना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद होना चाहिए कम से कम। 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट विल बी मैक्सिमम। सजेस्ट प्रैक्टिकल मेजर फॉर द सिटी टू अचीव दिस गोल। कैसे वो शहर इन तीनों गोलों को प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में बता सकते हो। नो पॉवर्टी हो या एजुकेशन हो, जेंडर इक्वलिटी हो, जितने भी गोल्स हैं उसमें तुम अपने हिसाब से उसको लिखो कि ये अचीव करने के लिए कैसे वो शहर अचीव कर सकता है और इसका क्या रिलेवेंस है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड इशू में। साथ में ये सी कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ इम्प्लीमेंटिंग दिस मेजर कैन इम्प्रूव बोथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल वेलबींग। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य या सामाजिक कल्याण दोनों हो सकता है। तो ये बिल्कुल एनालिसिस करके लिखने वाला क्वेश्चन है। तो यदि नहीं होता तो इसके जगह पे ऑप्शन दिया ही हुआ है कि कितना क्वेश्चन करना है। तो ये पार्ट बी का था। अब जल्दी से हम पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में क्या कह रहा है, फॉर रिपीटर स्टूडेंट ओनली। सबसे पहले मैंने बोला इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। रिपीटर किसके लिए, सिर्फ सोल वाले के लिए, एसओएल वाले के लिए। क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग एनी 5, मतलब जितना भी है उसमें से सिर्फ 5 का आंसर करना है। तो बस इसको चूंकि 2 मार्क्स का है तो इसमें 1 से 2 लाइन में तुमको डिफाइन कर देना है, बस सिर्फ इसकी परिभाषा लिखना है और कुछ नहीं करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट, वैसा डेवलपमेंट विच, जिसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ डिफाइन करना है एक लाइन में। मैं उसको टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैं उसको डिफाइन नहीं करके बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो इस चीज को तुम कर सकते हो। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, तो ये बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। तो 3 तरह के डाइवर्सिटी हैं, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एंडेंजर्ड स्पीशीज किसको कहेंगे, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है लुप्त प्रजातियां कौन सी है, तो उसके बारे में तुम लिख सकते हो कि किस तरह के प्रजाति को, बस 1 से 2 लाइन में करना है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या होता है, इसका नाम क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है यूनिट 5 में, आप उसको देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर यदि मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। बायोजियोग्राफिक जोन है, यहाँ पे छूट गया है इनसे, तो ये जोन है, तो इंडिया में कितने बायोजियोग्राफिक जोन है, तो भाई इंडिया में 8 बायोजियोग्राफिक जोन या 10 बायोजियोग्राफिक जोन है। तो उनके नाम लिखना आपको है उसमें से, और उसके बारे में लिख देना है कि प्लांट और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हम दिखाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिफाइन कर देना है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जब इंक्रीज कर जाता है तब उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर करीब करीब अर्थ एटमॉस्फेयर का 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर सेंटीग्रेड में आप बता देना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपको पता ही है कि सतत विकास उस तरह का मतलब विकास है जिसमें प्रेजेंट जनरेशन के बारे के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचते हैं। तो सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट which meets the need of present generation without compromising the need of future generation। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। तो सिर्फ डिफाइन करना है और वो भी 5 का, 5 को डिफाइन करो बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 11 इसको पढ़ना, ये एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है। इसका वीडियो हालांकि मैंने नहीं डाला है अभी, लेकिन मैं डाल दूंगा। तो कि भाई भारत में कौन कौन से पर्यावरण लेजिस्लेशन है, कानून है, जिसके कारण उस कानून का उपयोग करके हमारा पर्यावरण संरक्षित रह सकता है। 10th क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। मतलब एक तरह से ये क्वेश्चन है कि रोल ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिस फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। तो भारत में जितने तरह के धर्म हैं या संस्कृति है, उनका किस तरह से योगदान है पर्यावरण के संरक्षण में, इससे रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल है। तो ये सारा जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
चाहे वो सेक्शन बी का हो, सेक्शन ए का हो या सेक्शन सी का हो, क्या पता वही क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आ जाए। तो आपको प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन का करना है, ढंग से करना है, ध्यान से करना है, ताकि उसका आंसर लिख सको। तो अभी तक हमने क्या देखा, जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसको फाइनल, कि टोटल सेक्शन कितना है, 3 ए बी सी। ए सेक्शन सिर्फ ए पार्ट जो है सिर्फ उसी को करना है जो रेगुलर है, ये 30 मार्क्स का है। बी सेक्शन रिपीटर के लिए और सी भी रिपीटर के लिए, ये दोनों सेक्शन रिपीटर के लिए। इंस्ट्रक्शन क्लियर पढ़ना, इसमें 5 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 5 यू हैव टू आंसर ओनली 3 एंड आउट ऑफ दिस 3 क्वेश्चन नंबर 1 विल बी मैंडेटरी। अभी जो हमने ऊपर में देखा था उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है यहाँ पर, यहाँ से तुम देख सकते हो। इसके बारे में मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन किया है कि CITES का क्या नाम है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका क्या काम होता है वो भी हमने अभी एक्सप्लेन किया था। NGC नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, ये जो है वो 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा स्थापित किया गया था इको क्लब्स के लिए। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, इसका भी हमने देखा उधर आंसर। तो ये क्वेश्चन को बार बार देखना, इसका आंसर इसी में से 10-20 का प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है नहीं, इसी का बिल्कुल कॉपी आएगा वहां पर, यदि आता भी है तो क्वेश्चन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।